हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। तो मैं उपस्थित हो चुकी हूँ आपके अगले वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें हम बात करेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। हरिऔध के विषय में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछले व्याख्यान में पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको उनके जीवन परिचय के विषय में और उनकी काव्य कृतियों के विषय में बताया था, बहुत ही व्याख्यात्मक विश्लेषण किया था। इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को अवश्य देखिएगा, तभी इससे आप कोरिलेट कर पाएंगे, अपने आप को जोड़ पाएंगे। ठीक है, तो उसमें हमने काव्य कृतियों की बात की थी और अब हम बात करते हैं इनके उपन्यासों की। इन्होंने अपने जीवन में 2 उपन्यास लिखे। तो इनका जो उपन्यास था उसका नाम था ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ। इसका प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था 1899 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुआ था ये? 1899 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इसकी क्या विशेषता है इस उपन्यास की कि इसमें जो लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, इन्होंने केवल और केवल तद्भव शब्दों का ही प्रयोग किया है। एक भी तत्सम शब्द इसमें प्रयुक्त इन्होंने नहीं किया है। ये इनकी एक बहुत बड़ी प्रतिभा का उदाहरण है। तो लिख लीजिए, ठेठ हिंदी का ठाठ की क्या विशेषता है? इसमें तद्भव शब्दों का ही प्रयोग किया गया है। इसमें तद्भव शब्दों का ही प्रयोग किया गया है, कोई भी तत्सम शब्द नहीं है। और इनकी इस प्रतिभा को देखकर जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस ग्रंथ को इंडियन सिविल सर्विस के पाठ्यक्रम में स्थान दिया। मतलब कि जॉर्ज ग्रियर्सन जो है, जो कि अंग्रेज इतिहासकार थे, इन्होंने इनकी जब ऐसी प्रतिभा को देखा तो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि इस ग्रंथ को इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस के जो सिलेबस था उसमें उसको जो है वो सम्मिलित कर लेते हैं। ठीक है, तो कब प्रकाशित हुआ था ये? 1899 ईस्वी में। दूसरा था इनका अधखिला फूल। कब प्रकाशित हुआ था ये? 1907 ईस्वी में। इसमें क्या है? इसमें जमींदारी प्रथा के दुष्परिणामों का यथार्थपूर्ण चित्रण किया गया है। जमींदारी प्रथा के दुष्परिणामों का इसमें यथार्थपूर्ण चित्रण किया गया है। देखिए, महावीर, ये जो अयोध्या सिंह उपाध्याय थे, ये बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे। जब ये केवल छोटे से थे ही तो इन्होंने क्या है, कबीर की साखियों का कुंडलिया छंद में अनुवाद किया था। और इन्हें काव्य रचना की प्रेरणा बाबा सुमेर सिंह से प्राप्त हुई, क्योंकि ये कहाँ के थे? ये आजमगढ़ के थे। और बाबा सुमेर सिंह ने, मैंने आपको एक व्याख्यान में बताया भी था कि बाबा सुमेर सिंह ने आजमगढ़ में कवि समाज की स्थापना की थी, जहाँ पर क्या होती थी? जहाँ पर काव्य गोष्ठियों का आयोजन
होता था। ठीक है। और रसिक समाज की स्थापना किसने की थी? गणेश शंकर विद्यार्थी ने की थी। कहाँ की थी? कानपुर में की थी। बहुत बार ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए मैं इनको बार बार जहाँ भी प्रसंगवश मुझे स्थान मिलता है मैं इन्हें दोहरा देती हूँ। ठीक है। तो अधकिला फूल क्या था? ये भी एक उपन्यास था। मतलब इस तरीके से भी पूछ सकता है कि ठेठ हिंदी का ठाठ क्या था? निबंध था या फिर उपन्यास था, नाटक था या काव्य था? तो आपको प्रत्येक दृष्टि से इसे याद रखना होगा। ये भी पूछ सकता है कि किस युग की विधा थी, तो किस युग में लिखा गया था? 1899 में, क्योंकि द्विवेदी युग तो कहाँ से शुरू होता है? 1900 से शुरू होता है। 1900 से पहले की जो रचनाएं हैं वो कौन से युग में स्थान पाएंगी? वो जो है वो भारतेंदु युग में स्थान उनको मिलेगा। ठीक है। अधकिला फूल जो है वो कौन से युग की रचना है? तो वही द्विवेदी युग की रचना है। ठीक है। इसमें क्या वर्णन हुआ? जमींदारी प्रथा के दुष्परिणामों का चित्रण किया गया है। ठीक है। भाषा कौन सी थी? खड़ी बोली थी, क्योंकि गद्य है तो गद्य तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जब भारतेंदु युग में ही गद्य खड़ी बोली में लिखा जाने लगा था, तो द्विवेदी युग में तो सहज सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि खड़ी बोली में ही लिखा गया होगा। ठीक है। तो ये क्या थे? ये थे इनके उपन्यास। अब हम बात कर लेते हैं इनके नाटकों की। इन्होंने अपने जीवन में केवल 2 ही नाटक लिखे थे और दोनों ही पौराणिक नाटक थे। सबसे पहला जो इनका नाटक था उसका नाम था प्रद्युमन विजय। प्रद्युमन विजय। और ये क्या था? ये व्यायोग था। जैसे 10 रूप मिलते हैं नाटकों के, तो उस 10 रूपों में से व्यायोग जो है वो एक नाट्य रूप है। व्यायोग की क्या विशेषता होती है? जब मैं भारतेंदु के जो नाटक हैं उस समय उनको करवा रही थी, तो उस समय भी मैंने आपको बताया था कि व्यायोग जो है वो नाट्य की ऐसी विधा है जिसमें स्त्री पात्र जो है वो नहीं होता, ना के बराबर होता है। और ऐसे नाटकों में युद्ध इत्यादि का वर्णन किया जाता है। तो उस जहाँ स्त्री पात्र ना हो तो उस नाट्य विधा को क्या बोला जाता है? व्यायोग कहा जाता है। और भाण क्या होता है? भाण होता है जिसमें वो एक पात्रीय नाटक होता है और उसमें जो एक पात्र तो एक ही होता है और दूसरा पात्र कल्पित होता है, और जो मुख्य पात्र है वो अपनी बात को आसमान की ओर देख करके यानी कि जैसे कोई कल्पना कर रहा हो उस प्रकार से पूरा जो नाट्य है वो उस प्रकार से अभिनीत किया जाता है। ठीक है। तो प्रद्युमन विजय व्यायोग ये क्या था? ये एक व्यायोग था। कब प्रकाशित हुआ था? ये 1893 ईस्वी में भारतेंदु युग में ही प्रकाशित हुआ था। और इसकी क्या विशेषता थी? इसकी कहानी क्या है? इसमें कृष्ण के पुत्र प्रद्युमन, इसमें कृष्ण के पुत्र प्रद्युमन का कोई राक्षस है शक्टासुर से युद्ध को दर्शाया गया है। परंतु नाट्य कला की दृष्टि से ये जो नाटक है वो इतना अधिक उत्कृष्ट नहीं है। दूसरा इनका नाटक है रुक्मणी परिणय। रुक्मणी परिणय। परिणय का क्या मतलब होता है? शादी। रुक्मणी कौन थी? श्री कृष्ण की पत्नी थी। तो यहाँ भी कृष्ण की बात आ रही है, यहाँ भी कृष्ण की बात आ रही है। जहाँ देवी देवताओं की बात हो तो ऐसे नाटकों को क्या कहा जाता है? ऐसे नाटकों को पौराणिक नाटक कहा जाता है। तो दोनों ही पौराणिक नाटक थे। रुक्मणी परिणय, इसमें क्या ये लिखा तो गया था 1894 ईस्वी में, और यह क्या है? यह संस्कृत की नाट्य शैली पर आधारित है। यह संस्कृत नाट्य शैली पर आधारित है। क्यों आधारित है? क्योंकि इसमें लंबे
स्वाभाविक संवादों का प्रयोग किया गया है। संवादों का प्रयोग किया गया है। ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इनका, मतलब पूछा जा सकता है कि रुक्मिणी परिणय किसने लिखा। वैसे तो रुक्मिणी परिणय जो है वो बहुत से कवियों ने, लेखकों ने लिखा हुआ है। तो रुक्मिणी परिणय के विषय में ये पूछ सकता है कि 1894 रुक्मिणी परिणय की रचना हरिऔध ने कब की, ये पूछा जा सकता है। तो कब की? 1894 ईस्वी में। मतलब कि परीक्षक जो है वो किसी भी प्रकार से किसी भी प्रश्न को पूछ सकता है। वो उसकी जो है वो मस्तिष्क में उस समय क्या चल रहा होगा, परीक्षा बनाते समय, पेपर को निर्मित करते समय, तो वो उस पर निर्भर करता है। ठीक है, परंतु आपका ये कर्तव्य है कि आप प्रत्येक प्रश्न को बहुत गहराई से, बहुत सूक्ष्मता से याद कीजिएगा। ये थे इनके उपन्यास और नाटक। अब हम इनकी कुछ अन्य कृतियों की बात करते हैं। एक इन्होंने इतिहास ग्रंथ भी लिखा था। इतिहास ये कब लिखा था? इसका नाम क्या था? हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। इसकी क्या विशेषता है कि इसमें इनके भाषा वैज्ञानिक के रूप में दर्शन होते हैं। इसमें इनके भाषा वैज्ञानिक के रूप में दर्शन होते हैं। मतलब भाषा वैज्ञानिक जो है वो ऐसा रूप इनका दिखाई देता है कि भाषा के विषय में बहुत कुछ जानते समझते हैं। और इसकी क्या विशेषता है? इसमें उर्दू कवियों को स्थान दिया गया है। इसमें उर्दू कवियों को स्थान दिया गया है। क्यों दिया गया है? ये दर्शाने के लिए कि उर्दू जो है वो कोई स्वतंत्र भाषा नहीं है, बल्कि क्या है, हिंदी भाषा की ही एक शैली है। ऐसा दर्शाने के लिए, ऐसा समझाने के लिए इन्होंने उर्दू के कवियों को इस हिंदी भाषा और साहित्य का विकास में स्थान दिया है। और एक और इनका मिलता है जिसका नाम है साहित्य संदर्भ। साहित्य संदर्भ ये भी किसकी रचना है? ये भी हरिऔध जी की ही रचना है। कौन कौन से? हिंदी भाषा और साहित्य का विकास और साहित्य संदर्भ। और इन्होंने एक संपादन कार्य भी किया जिसका नाम है कबीर वचनावली। कबीर वचनावली जो कि कहाँ से प्रकाशित हुई थी? नागरी प्राचारणी सभा से ही प्रकाशित हुई थी। और इसका संपादन कार्य उस समय किया था हरिऔध जी ने किया था। और उस समय ये क्या थे? उस समय ये हिंदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो था उसमें अवैतनिक अध्यापक के रूप में ये कार्य कर रहे थे। उसी दौरान इन्होंने कबीर वचनावली का संपादन किया था। इसमें क्या है? इसमें कबीर के विचार, धार्मिक विचार, उनकी साखियाँ इत्यादि जो हैं वो वर्णित की गई हैं। ठीक है, तो ये थे इनके उपन्यास और इनके नाटक, अन्य ग्रंथ। और अब हम बात कर लेते हैं इनकी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों की जो अनेक बार परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। इसकी बात करेंगे अब हम महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। सबसे पहले तो इनका प्रकृति वर्णन बहुत सुंदर था। वो क्या कहते हैं? दिवस का अवसान समीप था।
दिवस का अवसान समीप था। गगन था कुछ लोहित हो चला। गगन था कुछ लोहित हो चला। तरु शिखा पर थी राजते। तरु शिखा पर थी राजते। कमलिनी कुल, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो ये कौन लिखते हैं? ये लिखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। और कहाँ से ली गई हैं ये पंक्तियाँ? ये ली गई हैं इनके प्रिय प्रवास से। और एक बात और बताना भूल गई मैं प्रिय प्रवास के विषय में, कि प्रिय प्रवास को 1938 में मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। दूसरी इनकी पंक्ति देखिए, इसमें वो जाति प्रथा का विरोध करते हैं। वो कहते हैं आज आंखें खोल कर देखिए। आज आंखें खोल कर देखिए, जितनी जातियां हैं सिर धरी। आप आंखें खोल कर देखिए, जितनी जातियां हैं सिर धरी। पेट में पड़ी, पेट में पड़ी दिखलाएंगी, दिखलाएंगी जातियां कितनी सिसकती या मरी। पेट में पड़ी दिखलाएंगी जातियां कितनी सिसकती या मरी। जातियां कितनी सिसकती या मरी। आज आंखें खोल कर देखिए, जितनी जातियां हैं सिर धरी। पेट में पड़ी दिखलाएंगी जातियां कितनी सिसकती या मरी। मतलब क्या है कि आपका ये जो वर्ण व्यवस्था का जो समाज है, इसके कारण बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिनका पेट नहीं भरता है और जो सिसकती हुई, भूख से तड़पती हुई अपना प्राण त्याग देती हैं। और इन्होंने एक समस्या पूर्ति की थी, वो मैंने आपको बताया ही था पिछले व्याख्यान में, दोबारा फिर से लिख देती हूँ। वो लिखते हैं, 4 डग हमने भरे तो क्या किया। 4 डग हमने भरे तो क्या किया। है पड़ा मैदान कोसों का अभी। है पड़ा मैदान कोसों का अभी। ठीक है, इस पर इन्हें क्या प्राप्त हुई थी? सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई थी। अगली पंक्ति देखिए, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। दुखी जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। दुखी जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। सहारा कहाँ है। जब नंद श्री कृष्ण को मथुरा छोड़ आते हैं
तो उस समय ये प्रश्न जो है वो यशोदा नंद से कर रही है कि दुमुख लख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, वह मेरा आँखों का प्यारा नयन तारा कहाँ है। तो कहाँ से ली गई है ये पंक्तियाँ भी? ये पंक्तियाँ भी प्रिय प्रवास में से ही ली गई हैं। ठीक है, अगली पंक्ति देखिए। क्यों पले किसी को, क्यों पले किसी को पीस कर है बहुत बुरी पॉलिसी तेरी। क्यों पले किसी को पीस कर है बहुत बुरी पॉलिसी तेरी। रहते पटाना तुझे ही, हम रहते पटाना तुझे ही, पर पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। पर पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। तो किसको कह रहे हैं? ये पेट को कह रहे हैं। मतलब वो क्या कहते हैं कि बहुत बुरी पॉलिसी है कि हे पेट, जहाँ कहीं जैसे तैसे करके तू कुछ ना कुछ खाने को मांगता ही रहता है, चाहे हम क्या हैं, तुझे देने में असमर्थ हैं, पर फिर भी तुझे खाने को कुछ ना कुछ चाहिए ही। मतलब मनुष्य क्या है, अपने पेट के लिए ही काम करता है, इसी के कारण ही वो मारा मारा फिरता है। तो इस व्यथा को ये इस पंक्ति में व्यक्त कर रहे हैं। मेरा ये व्याख्यान आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।